अच्छा, उस 20 रुपए में समोसे मंगवा भी देंगे तो क्या होगा, उस जो चटनी साथ में है उससे तिलक लगा लोगे बस, खा तो तुम पाओगे नहीं उसे। जरूर। एक काम करना, कल यहाँ से एक डब्बा रखेंगे, सब आना और घर से 100-100 रुपए लेके उसमें डालना, है ना। फिर उसके बाद पार्टी करेंगे शाम को। पहले पढ़ेंगे। यार मेरे को एक कंफ्यूजन, पता नहीं, मतलब वैसे मेरी हिंदी इतनी बुरी है नहीं। फ्लूइड को द्रव कहते हैं या तरल कहते हैं? और द्रव मतलब लिक्विड, है ना, तरल। चलिए, तो बात को सुनते हैं। हम अभी तक किसी फ्लूइड, किसी तरल पदार्थों के लिए स्टैटिक्स की बात की है। स्टैटिक्स, जिसमें वो तरल पदार्थ किसी पात्र में बंद होता था, रुका होता था, और वो बंद होता था, रुका होता था, तो हमने उस परिस्थिति के लिए सारे कारणों का पता किया। हमने पता किया कि कैसे, किस बिंदु पर दाब क्या होता है, कितनी गहराई पर दाब क्या होता है, किस किस कारण से वहां पर दाब बदल जाता है, ये सब अपन ने देखा। अब अपन बात कर रहे हैं कि जब फ्लूइड बहने लगेगा पाइपों में, किसी नदी में, तो उस बहते हुए फ्लूइड के कारण, उस बहते हुए तरल के कारण, क्या हम वहां पर फिजिक्स जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर परिभाषित करते हैं कि हम जिस तरल की बातें कर रहे हैं वो तरल है आदर्श तरल। कैसा है बेटा? आदर्श तरल। और आदर्श तरल जो रहता है, उस आदर्श तरल का जो गुण रहना चाहिए वो है, ये भाई दरवाजा लगा लियो यार। आदर्श तरल के जो सबसे पहले लक्षणों में आता है वो है स्टेडी फ्लो। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? स्टेडी, एक बार देखो यार, बस ये शब्द देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। साम्य नहीं होता स्टडी का, हमने कुछ और ही उस टाइम पे भी मेरे को स्टडी में कंफ्यूजन था जब अपन ने बात की थी ना स्टडी स्टेट, तब भी दिक्कत थी। स्टडी क्या है देखना पंडित, स्पेलिंग तीप रहा है, क्या कर रहा है तू? तो देखना जल्दी। निरंतर प्रवाह, नहीं बिल्कुल सही है, निरंतर प्रवाह सटीक परिभाषा के अनुसार फिट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, शांत रहना। इसके बाद यहां पर पहला आदर्श लक्षण के गुण, स्टडी फ्लो, निरंतर प्रवाह, हम बात करेंगे हर पॉइंट पर। दूसरा यहां पर होना चाहिए इररोटेशन, यानी अघूर्णी। तीसरा यहां पर होगा इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य। नहीं, इसको इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, इनकम्प्रेसिबल। और आखिरी यहां पर है
नॉन विस्कस, विस्कोसिटी श्यानता, अश्यान। सरकारी स्कूल जैसी हरकतें तुम्हारी गई नहीं है ना? मतलब तुम्हें, तुमसे तो कम से कम 1 आध करोड़ फीस लेनी चाहिए थी, तब जाके तुम्हारे पता लगता कि हाँ पैसे देके बैठे हैं। अभी भी सरकार आते ही नहीं है, तो बढ़िया है ना। चलो बात करते हैं यहाँ पर। ये लक्षण, आदमी क्या होता है कि सामने जिस जगह पे बैठा होता है ना, कितने पैसे देखे है उसके हिसाब से वो बात करता है। जैसे आप बहुत किसी भारी भरकम मॉल में जाएंगे, तो वहां ऐसा थोड़ी ना गुटखा खा के थूक देंगे, है ना? और जब आप सस्ती जगह जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार अरे ले यार, क्या कर लेगा, क्या। वही आपकी आपकी हरकतों से लगता है, कभी कभी आपको लगता है कि बहुत बहुत सस्ते में चीजें उपलब्ध हो चुकी है ना? तो अगर ऐसा लग रहा है ना, तो उसको फिर सुधारने का तरीका यही है, फिर वहां घर पे ही थूकता रहेगा ना, ऑनलाइन फोन पे थूक देगा। चल, अबे ओए कौन है ये ज्यादा चर्बी वाला? कहाँ बैठा है मोहनलाल, कहाँ दिख गया? नहीं तो बिना फालतू भैया, वो उसकी क्लास नहीं है, मेरी क्लास है। जो तू उसको बोल रहा है ना, पहले वो शब्द मेरे पास आ रहे हैं। तेरी अगर इतनी हैसियत है, तू मेरे खड़े हुए तो तू उसको मार ले, मार के दिखा दे, हाथ भी लगा दे, तू खड़ा भी हो जाए एक बार। मैं कर रहा हूं, मैं खुले में हैसियत की बात कर रहा हूँ, हैसियत है तो करके दिखा दे। तो बोलने से पहले सोचा करो, ये उसकी क्लास होती, उसका घर होता, तो शायद ये शब्द तेरे लिए उसके ऊपर बिल्कुल वाजिब थे। ये मेरी क्लास है, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। और अगर ये मैंने पहले नहीं खाया तो आखिरी बार कह देता हूँ, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ या कोई भी टीचर यहाँ खड़ा है, ये उसकी क्लास है। किसी भी बच्चे की डिसरेस्पेक्ट यानी पहले टीचर की डिसरेस्पेक्ट। अब वो आपकी समझदारी पे निर्भर करता है, आप क्या चाहते हैं। चलिए, तो यहां से चारों बातें हमारे हमें ध्यान रखनी है, हमारी चारों बातों को हम सार पूर्वक समझते हैं। आदर्श तरल, हमें जरूरत पड़ेगी इन शब्दों की कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वाले सवालों में। तो सबसे पहली चीज यहां पर हमने कहा स्टेडी फ्लो, निरंतर प्रवाह। निरंतर प्रवाह का मतलब क्या होता है, निरंतर प्रवाह को समझते कैसे हैं, इसको समझाने के कुछ और शब्द भी होते हैं, जिसको कहते हैं कुछ ऐसा, स्ट्रीम लाइन फ्लो, या इसी को लेमिनार फ्लो भी कहते हैं। कुल मिलाकर ये अंग्रेजी शब्द है उसी निरंतर प्रवाह के। इसका मतलब ये होता है बेटे कि जब जैसे किसी पाइप में यहां पर द्रव को प्रवाहित किया जा रहा होगा, तो माना यहां किसी बिंदु ए पर उस बिंदु का वेग वीए है, और निरंतर प्रवाह इस बात को कहता है कि जब कभी भी यहां से द्रव बहकर इस बिंदु ए पर जाएगा, तो हमेशा इस बिंदु पर पहुंचने पर उस द्रव के, उस बिंदु के, उस द्रव्यमान का वेग सेम वीए ही होगा। मतलब थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाता हूं कि यहां पर इस बिंदु का वेग माना इस दिशा में 2 मीटर पर सेकंड है, और यहां से हमने मोटर लगा रखी है, पाइप से पानी जाता है। तो पानी यहां किसी भी वेग से जा रहा हो, पर जब पानी यहां पहुंचेगा तो उसका यहां पर वेग कितना हो जाना चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड। यानी यहां पर अपने को उस निरंतर प्रवाहित हो रहे द्रव में एक सममितता नजर आएगी, एक सिमेट्री नजर आएगी। और ये सिमेट्री अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं, मेरे पास कोई बेहतर वीडियो नहीं है, वीडियो दिखाने का सिस्टम भी नहीं है, तो एक एक इमेजिनेशन के थ्रू मैं समझा। अरे भाई, इमेजिनेशन के थ्रू आप यहां पर देखें, एक हमने टंकी ली बेटा, और टंकी में यहां पर बीच में एक छेद कर दिया, पूरा साफ सुथरा, है ना? जैसे ही वो छेद करेंगे, जब उस टंकी में से पानी निकलता है ना बेटा, एक सम्मित रूप से निकलता है। एक तो होता है नल, नलों को जब हम खोलते हैं ना, तो नल में तो इधर उधर फड़फड़ फड़फड़ आता पानी निकलता है। वजह होती है कि नलों के अंदर होता है ऐसा ब्रास का पिस्टन। जब अपन नल खोलते बंद करते हैं, तो जरा सा पिस्टन होता है, उस पिस्टन में होके पानी निकल कर आता है। पिस्टन बोल दें या डाई बोल दें, जो भी,
उसमें से निकल कर पानी आता है। तो जब छोटी चीज से पानी निकल कर फैलता है ना, तो फैलेगा, जब भी छोटी चीज से पानी निकल कर फैलेगा तो रैंडम इधर उधर भागेगा। जबकि यहां पर क्या है, टंकी, टंकी में पानी स्थिर है। उस स्थिर पानी में, टंकी में अपन ने कहीं पे भी एक गोलाई का छेद कर दिया, तो जब वो पानी निकलेगा ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से निकलेगा, और वो बिल्कुल ऐसा निकल कर गिरता हुआ नजर आएगा। आपने कभी अगर फोन में वीडियो वगैरह देखे होंगे किसी चीज से पानी, इससे पानी का प्रवाह निकलते हुए, तो वीडियो में देखकर ऐसा लगता भी नहीं है कि पानी चल भी रहा है। फिर ध्यान से देखना पड़ता है उसको कि अच्छा ये तो यहां से यहां तक चलता नजर आ रहा है। काफी बार ऐसा, जब किसी सतह पर प्रवाहित द्रव की हम बात करते हैं, लगातार उस सतह पर वो द्रव एक धारा रूप में बह रहा होता है, लगातार बह रहा होता है, पर इतना स्टडी फॉर्म में या इतना सममित निरंतर प्रवाह होता है कि हमें उन धारा प्रवाहों को देखने पर पता ही नहीं लगता कि वो बह रहा है या रुका हुआ है। फिर जब अपन गौर से देखते हैं ना, तो अपने को पता लगता है नहीं ये तो बह रहा है। उसी निरंतरता, उसी सममितता को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो। तो यहां पर इस स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब यही है कि इस बिंदु पर अगर वेग वीए है तो वीए ही रहेगा हमेशा, जब यहां से पानी जाएगा सममिति से। और जब ये यहां से बहता 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 यहां पहुंचेगा, तो माना ये बिंदु बी है, तो इस बिंदु पर इसका वेग क्या हो जाएगा, वी। तो यहां पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि इस ए बिंदु पर जो भी द्रव पहुंचता है वो वेग हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इस बिंदु पर ये वेग बदलने वाला नहीं है, नहीं बदलना चाहिए। बदल गया तो सममितता बदल बदल गई, वो जो निरंतरता थी वो खत्म हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से बी बिंदु पर जो वेग है वो भी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। हाँ, पर मेरा ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ वेग वीए है, यहाँ वेग वीबी है, ये दोनों समान हो सकता है यहाँ वेग 2 हो और यहाँ 1.5 हो, पर यहाँ इस बिंदु पर हमेशा वेग 1.5 है तो हमेशा 1 यहाँ 2 है तो यहाँ हमेशा 2 ही रहना चाहिए। एक और बात यहां पर होती है कि यहां ए से बी तक ये द्रव जब बहकर जाएगा, ये तरल जब बहकर जाएगा, तो कुछ इस प्रकार की लाइन में जाएगा। इसको कहते हैं लाइन ऑफ फ्लो। लाइन ऑफ फ्लो को हिंदी में आप समझ सकते हैं प्रवाह रेखा। ये इस प्रवाह रेखा के साथ यहां से यहां पर जब जाता है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि दो प्रवाह रेखाएं कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। क्रॉस कर गई तो यहां पर पता है, जैसे एक रेखा, एक एक द्रव का प्रवाह ऐसे और एक द्रव का प्रवाह ऐसे, जब ये टकराएंगे तो यहां पर क्या होंगी, रैंडम, यहां पर क्या होगी, बिल्कुल रैंडम जिगजैग मोशन होने लग जाएगा। दो चीजें जब टकराती है तो टक्कर के बाद उनके जाने की दिशाएं बदल जाती है। तो हम चाहते हैं ये रेखा ऐसे जाए, ये बिल्कुल उसके समांतर ऐसे जाए, और बिल्कुल वैसे के वैसे ही सममिति से तैरती चली जाए या बहती चली जाए। उसी को हम निरंतर प्रवाह कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आता हूं। निरंतर प्रवाह के लिए क्या चाहिए, किसी भी बिंदु पर उसका वेग क्या होना चाहिए, दो प्रवाह रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए। और मैं ये भी कह रहा हूं कि वी ए व वी बी बराबर हो, ये आवश्यक नहीं है। एक यार इसको भी देखना पंडित, इसका भाग्य देख के बताइए क्या है। टर्बुलेंट फ्लो। पंडित पैसे लेगा क्या यार? क्या? हाँ, अशांत प्रवाह। अशांत प्रवाह जैसा नाम से ही अपने को यहां पर समझ में आ रहा है, टर्बुलेंट फ्लो अपन यहां पर इसको कहते हैं।
ये एक्चुअली मतलब हिंदी में भी यही सेम टर्म लिखी होती है, इसमें दिक्कत ये है, जैसे टर्बुलेंट है ना, तो हिंदी में किसी किताब में लिखोगे ना तो वहां पे भी टर्बुलेंट ही लिखा होता है। उसका मतलब अशांत प्रवाह का मतलब क्या होता है कि जो निरंतर प्रवाह नहीं है वो क्या कहलाएगा, अशांत अशांत, हाँ अशांत प्रवाह कहलाएगा, बिल्कुल। मतलब कि जैसे ये पाइप है, यहाँ पर लिक्विड की इधर उधर उल्टी पुल्टी रेखाएं हैं, यहाँ पर ऐसे गोल 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 घूम भी रहा होता ना, कि बह रहा लिक्विड कहीं किसी पॉइंट पर भंवरा सा बन जाता है गोल गोल, वैसी। यानी जो निरंतर प्रवाह नहीं है, जिसमें किन्हीं कारणों से वो निरंतरता खत्म हो गई है, उस प्रकार के प्रवाह को टर्बुलेंट फ्लो या अशांत प्रवाह कहते हैं। सीधा सा मतलब यहां पर होता है कि जब तरल के कण, तरल का प्रवाह प्रवाह जिगजैग प्रकार से होने लगे, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, अशांत प्रवाह कहते हैं। ठीक है, ये तो यहां पर इस स्टडी फ्लो और इस टर्बुलेंट फ्लो का अंतर हो गया। स्टडी फ्लो बात समझ में आई। बहुत कोई विशेष आपसे पूछा नहीं जाएगा स्टडी फ्लो क्या। स्टडी फ्लो का मतलब है शांत प्रवाह, ऐसा प्रवाह जिसमें निरंतरता बनी हुई है, जिसमें आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि कोई गोल, मतलब ऐसा होता है ना कि ये इस प्रकार के भंवरे टाइप नहीं बनेंगे, रैंडम कोई इधर उधर क्रॉस नहीं, बिल्कुल शांत रूप से एक स्थायी प्रवाह आपको वहां से बनता बहता नजर आएगा। दूसरी परिभाषा पर आता हूं, अघूर्णी तरल या अघूर्णी प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है कि जब जिस भी द्रव की हम बात कर रहे हैं वहां पर द्रव में किसी बिंदु का अपनी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे गोल गोल भंवरे नहीं बनने चाहिए, जिनको कहते हैं एडी करंट। एडी करंट को हिंदी में क्या कहते हैं, हा? भंवर धाराएं। तो वही जो हम भंवरे बनने की बात कर रहे हैं ना, ऐसे गोल गोल, तो वो भंवर धाराएं प्रकार का नहीं बनना चाहिए। यानी हमारा जो आदर्श तरल है उसमें कोई इस प्रकार की भंवरे नहीं बनेंगे, भंवर धाराएं नहीं बनेगी, बिल्कुल सीधी सरल धाराएं बनेंगी जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती नजर आएंगी। यानी यहां पर अघूर्णी तरल है तो हमने यहां पर क्या कह दिया कि वहां पर किसी भी कण के पास ओमेगा नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी बात आती है असंपीड्य तरल। असंपीड्य तरल का मतलब यह है कि हम जब जिस द्रव को हम लेंगे उस लिए गए द्रव में संपीड़न नहीं होना चाहिए। संपीड़न नहीं होने का पता है मतलब क्या होता है, संपीड़न नहीं होने का मतलब है रॉ, यानी उसका घनत्व क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कैसे, इसको भी समझते हैं, बड़ी प्यारी सी चीज है और काम आएगी। कि जैसे ये एक पाइप है, इस पाइप में से हमने यहां से कुछ पानी भेजा और इधर से कुछ पानी निकलता नजर आएगा। अब मान लो इधर से पानी भेजा आपने ज्यादा और इधर से पानी निकल रहा है कम, तो कहां जा रहा है वो पानी, वो दो तरीकों से ऐसा हो सकता है। पहला, या तो पाइप बढ़ता जा रहा हो, पाइप फूलता जा रहा हो, तभी तो पानी इकट्ठा होगा। या दूसरा, उस द्रव का घनत्व बढ़ता जा रहा हो, द्रव का घनत्व बढ़ेगा तो द्रव सिकुड़ेगा, हाँ के ना। और द्रव अगर सिकुड़ेगा, द्रव का संपीड़न अगर करा दिया तो वहां पर ऐसा संभव है, पर हम क्या कहते हैं, आदर्श द्रव संपीड़ित नहीं किया जा सकता। और इसीलिए आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि जब किसी पाइप में जितना पानी प्रवेश करेगा उतना पानी बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि रखोगे कहां अंदर, या तो पाइप कोई स्टोरेज हो, या तो अंदर टंकी बनी हुई हो, या पाइप फूलता जाए, पर पाइप भी नहीं फूलेगा। और दूसरी चीज, द्रव भी संपीड़ित नहीं होगा, इसीलिए हम यहां पर कहते हैं असंपीड्य द्रव, यानी उसका घनत्व हम बदलना नहीं चाहते, आदर्श द्रव के रूप में उसे लेना चाहते हैं। और चौथी चीज है अश्यान तरल। अश्यान तरल का मतलब होता है कि बेटा लिक्विड में, द्रव में क्या होता है, द्रव जब बहता है ना, कोई भी तरल जब वहां पर बहता है तो उसकी इस परत और इस परत के बीच में क्या होगी, सापेक्षिक गति। अगर सापेक्षिक गति है तो सापेक्षिक गति होने के कारण दोनों परतों के बीच में क्या होगा, घर्षण। दो तरल परतों के बीच में लगने वाले घर्षण को ही श्यानता कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, द्रव की ये तरल तरल परत, ये तरल परत और इन दोनों तरल परतों के मध्य में जो सापेक्षिक गति के कारण लग रहा घर्षण है, इसी को क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। तो ठोस परतों के बीच में लगने वाले इस घर्षण को हम सामान्य ठोस घर्षण कहते हैं, जो हम पढ़ते भी है, पढ़ के आए।
यहां तरल में लग रहे घर्षण को श्यानता कहते हैं, और हम कहते हैं श्यानता नहीं होनी चाहिए, यानी दो परतों के मध्य घर्षण नहीं होना चाहिए। इसी को हम कहते हैं तरल घर्षण नहीं होना चाहिए। ये चारों गुण ऐसे होने चाहिए। इन चारों गुणों से फायदा क्या है कि हम जब भी किसी द्रव को, किसी प्रवाहित होते द्रव की बात करेंगे, तो ओमेगा नहीं होने के कारण, स्टडी फ्लो होने के कारण उसमें ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। बेटा जब घर्षण नहीं होगा तो घर्षण होगा, तो घर्षण के कारण ऊर्जा का नुकसान होता है ना। हम कहते हैं घर्षण भी नहीं होगा, घूमने के कारण कण एक दूसरे से टकराएंगे, हाँ के ना, कण एक दूसरे से टकराएंगे, टक्कर खा के भी ऊर्जा का नुकसान होता है ना बेटा, वो नुकसान भी हम नहीं देखना चाहते। ये सब चीजें यहां पर हमारे तरल के पास होनी चाहिए। ये सब एज इट इज लिख दो बेटा। ये किसी के पैसे कोई बोला नहीं यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता किसी के लिए। जेब चेक करेगा जिससे क्या होगा, दोनों इंडियन रुपीज ही है। क्या क्या लोगे 10 रुपए का तुरतुरे, 10 रुपए का तुरतुरे। हाँ भैया ये लिखो तुरंत। किसके? तेरा है बेटा? नहीं है ना, वो मना कर रहा है। तू मम्मी है उसकी? मम्मियों की होती नहीं आदत, ये तेरे हैं पैसे उठा ले। हाँ चलो तुरंत लिखो फटाफट से, अपन आगे बढ़ेंगे। लिखा? आधा तो लिख लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहां हम कह रहे हैं सांतत्यता समीकरण भी कहते हैं। सांतत्य समीकरण मैंने फिलहाल इसे लिखा है अंग्रेजी में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और ये जस्ट वही बात कह रही है जो हम यहां कह रहे थे। यहां जो हम बात कह रहे थे कि चूंकि तरल कैसा है बेटा, असंपीड्य। असंपीड्य यानी उसका रॉ, उसका घनत्व क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसी के कारण हम यहां पर क्या कहते हैं कि कोई इस प्रकार का पाइप लिया है जो इधर से थोड़ा मोटा है और यहां आगे थोड़ा सा सकड़ा है। और हम ये कहते हैं कि जब किसी पाइप, चाहे वो मोटा हो और पतला हो, उसमें जितना पानी जिस दर से प्रवेश करेगा उसी समान दर से बाहर निकलेगा।
क्योंकि जाएगा कहाँ, मैंने आपको दोनों परिस्थितियां बताएगा, जाएगा कहाँ, या तो पाइप मोटा हो जाए या द्रव सिकुड़ जाए, दोनों नहीं हो रहे हैं। तो जितना पानी लगातार वहां डेल्टा टी समय में आ रहा है, डेल्टा टी समय में उतना ही पानी बाहर चला जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर हम यहां पर ये भी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण। यानी अगर यहां पर ये M1 पानी किसी डेल्टा टी समय में प्रवेश किया है, तो M2 पानी वहां उस डेल्टा टी समय में निकलना भी चाहिए। अब M1 में इस पानी को कह रहा हूं और M2 में इस पानी को कह रहा हूं, पानी बोल दो या लिक्विड, कोई तरल, कोई भी तरल। अब ये M1 कैसे निकलेगा बेटा, M1 होता है मास बराबर घनत्व गुणा आयतन, है ना। घनत्व में यहां पर क्या मान लेता हूं, ρ1। और आयतन कैसे निकलेगा बेटा, तो आयतन निकलेगा, ये चीज क्या है, ये एक सिलेंडर का आकार है। कैसे, ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमने क्या माना है, A1। इस प्रकार से जो पाइप है ना, पाइप ये यू, इस पाइप का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या माना है, और उसमें से जब द्रव बाहर निकल कर आएगा तो हमें क्या मिलेगा, सिलेंडर, हाँ ना। उस सिलेंडर की ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा, और ये क्या हो जाएगा, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को मैंने किससे लिखा, A1 से। और ऊंचाई कितनी होगी ये मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए डेल्टा टी समय में पानी कितना चल चुका होगा। तो आप कहेंगे पानी का वेग यहां कितना है, तो डेल्टा टी समय में कितना चलेगा, समय दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो यहां से ये वाली जो दूरी है, इस चौड़ाई की हम बात कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, चाल गुणा समय। तो ध्यान से समझना, मैं बात कर रहा हूं इस सिलेंडर की। ये कितना लिखा बेटा, V1 डेल्टा टी, ये कितना है, A1। तो इसका मुझे क्या लिखना है, आयतन। तो आयतन बराबर A इंटू V1 डेल्टा टी इंटू घनत्व, घनत्व कितना, ρ1, और नीचे डेल्टा। तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, ρ2 A2 V1 नहीं, V2 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा टी। और हमने क्या कहा, कैसा द्रव है, असंपीड्य, असंपीड्य यानी ρ1 ρ2, तो काट दूंगा, मैं लिख भी देता हूं इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल यानी रॉ कांस्टेंट, ρ1 बराबर ρ2। तो अंततः ये हटा दो बेटा इधर का, तो यहां से हमारे पास परिस्थिति आ जाएगी, हमारे पास यहां से परिस्थिति आ जाएगी कि रॉ सेम है, रॉ भी काट दिया, तो A1 V1 बराबर A2 V2। A1 V1 बराबर A2 V2, इसी को हम कहते हैं सांतत्यता समीकरण या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कुल मिलाकर बात यह है, जितना उस क्षेत्रफल से प्रवाहित द्रव अंदर आएगा उतना प्रवाहित होकर बाहर जाएगा, द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, कहीं स्टोर नहीं कर सकते। पाइप वैसी चीज है भी नहीं जिसमें पानी स्टोर हो पाएगा। पाइप का काम है पानी को बहाना, फ्लो कराना एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, ये लिखो।
हमारे डिस्कशन में क्या क्या बोला था आज अपन ने? रोटेशन बोला है सिर्फ, फ्लूइड की ईएलपी नहीं बोली थी फिर? अच्छा, अपन ने 1 2 तो डिस्कस कर ही ली थी, फ्लूइड वाली तो। चलो करेंगे। टेस्ट का पता नहीं है यार भाई। क्या सोचा कि जितना द्रव प्रवाह अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा। अंदर आ रही जगह हमने वहां पर बता दी, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 3a, और किस वेग से आ रहा है 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर अंदर प्रवेश करने वाली जगह ये हो गई, और बाहर यहां पर दो सिरों से, दो अलग अलग पाइपों से निकल रहा है, पर फिर भी हम यहां पर क्या करेंगे, इस जगह का आयतन, सॉरी, ए और वी का गुणा और ए और वी का गुणा ऐड कर देंगे। तो अंदर एंटर करने वाले को हम यहां पर लिख लेते हैं V1A1 इज इक्वल टू V2A2। तो यहां पर ये 5 और A 3A। जब बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ पर ये A हो गया और ये 5 हो गया, और यहाँ पर ये 2.5 A हो गया, और यहाँ ये V हो गया। ये दोनों जोड़ दिए। अब सब जगह से देख लो, ये 15A बराबर 5A प्लस 2.5 AV। तो ये उधर घट के कितना बचेगा, 10A बराबर 2.5 AV। ए से ए 10/2.5 4। यहां पर इस अगले सवाल पर एक बार सवाल सुनो, सॉल्व आप ही करना, सवाल सुनो। हमने प्रायः ऐसा देखा है कि बेटा जब किसी नल वगैरह को हम खोलते हैं, और नल को खोलने से वहां से अपने को एक पानी निकलकर जो यूं नजर आता है, नीचे जाकर पानी की धार जो होती है वो और महीन होती नजर आती है। यानी आपने नल खोला और ऊपर आपने देखा पानी ऐसा आ रहा, नीचे आते 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 उसकी धार और ज्यादा पतली होती, बिल्कुल एक धागे के रूप में बदलती नजर आती है। उसके कारण क्या है
इसके कारण यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही है। क्यों? क्योंकि बेटा ऊपर से जब वो पानी बहकर नीचे की ओर आता है तो उसका वेग गुरुत्व के कारण बढ़ता है, और वेग बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम होता है। ऊपर क्षेत्रफल चौड़ाई में है तो नीचे जितना आएगा क्षेत्रफल उतना कम होता जाएगा। तो फिलहाल इस सवाल में उसी गुण को, पहली बात, वेग ऊपर और नीचे किसके कारण बढ़ रहा है बेटा? गुरुत्व के कारण। तो वेगों को अगर रिलेट करना है, वेग निकालने, तो किसके कारण निकालेंगे वेग? इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से वेग निकालेंगे। अरे हाँ, और वेग निकालकर आपको बताया है यहां पर यह अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो दे रखा है A1, ये दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर। यहां इस पानी का, इस नल से निकलने वाला जो वेग V1 दे रखा है वो दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से यहां पर 80 सेंटीमीटर नीचे अपने को बताना है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A2 क्या होगा, ये सोचो। हाँ, लगा दिया क्या? ले भाई। 1 पॉइंट नहीं यार, नहीं। 6, 3, नहीं 1.5 नहीं आएगा बेटा। हम्म, बढ़िया, बढ़िया। क्या बता रही है? नहीं, फिर भी ठीक है, उसने इतना तो काम किया, वो सवाल सॉल्व कर रही है, बहुत बड़ी बात है। तो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 80 सेंटीमीटर नीचे आ जाने के तुरंत बाद V2 वेग क्या हो जाएगा ये हम निकाल लेते हैं। और मैंने बताया कि जब गुरुत्व के अधीन वो द्रव, वो तरल नीचे आ रहा है, तो हम कौन सी गति की समीकरण का इस्तेमाल करें ताकि अपने को यहां वेग V2 पता लग जाए? थर्ड। क्योंकि मुझे समय से कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास प्रारंभिक वेग है, मेरे पास ऊंचाई है, मेरे पास त्वरण g है, और मुझे वेग V2 निकालना है। तो मैं तीसरी समीकरण V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस 2gh का इस्तेमाल करूंगा। और V1 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, g का मान 10 और h का मान 80/100, यही क्या हो जाएगा V2 स्क्वायर। तो यहां 0 से 1 0 ये, 1 0 से 1 0 ये, और 8 और 2 16, 16 और 9 25 का √5, V2 बराबर 5 मीटर प्रति। अब क्या यूज करेंगे यहां, क्या ए और वी दोनों जानते हैं? क्या यहां ए जान चुके हैं तो वी, सॉरी वी जान चुके हैं तो ए निकाल लेंगे यूज करके, V1 A1 बराबर V2 A2, या A1 V1 बराबर A2 V2 जो भी। तो V1 3, A1 2 गुणा 6, और V2 5, और A2 मुझे ज्ञात करना है। तो A2 बराबर 6/5, बोले तो 1.2 मीटर स्क्वायर।
बेटे ये वाली चीज भूलना मत यार, ये जो हमने बात कही है ना, इसका एक सिंपल एक ही पैटर्न है, क्योंकि नल नल से निकलने वाला कोई भी पानी कोई भी तरल ऐसे ही निकलेगा हमेशा। रिलेट कैसे करना है कि यहाँ के वेग और यहाँ के वेग को आप समीकरण 3 से रिलेट करेंगे हमेशा, संख्याएं बदल जाएंगी, सवाल की आत्मा वही रहेगी। और फिर उसके बाद आपको अंततः सांतत्य समीकरण a1v1 बराबर a2v2 लगाकर जो भी अज्ञात पूछा जाए आप निकाल सकते हैं। जब भी आपको फ्लूइड डायनेमिक्स में नल नल से नीचे बहकर ये क्षेत्रफल सिकुड़ता नजर आए, कॉन्सेप्ट ये वाला और ये वाला, ये दो ही काम आएगी। और अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, वास्तव में पूछे जा सकते हैं। यहां पर एक अगला सवाल, एक पाइप ऐसा लिया है जो यहां ना तो ऊर्ध्वाधर रखा है ना क्षैतिज रखा है, किसी थीटा कोण पे रखा है, जिसका निचले सतह का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो है ऊपर का, यहां नीचे वेग, यहां वेग v2 अपने को दिया हुआ है किसके रूप में, इस लंबाई l के रूप में कुछ वेग v2 दिया हुआ है। आपका पहला काम यहां पर यह है कि v1 कितना होगा, और आपका दूसरा काम यह है कि ये थीटा के साथ आप साइन थीटा ज्ञात कीजिए। ये दो चीजें आपको पता करनी। चलिए तो ये घर पे कर लेना आप, ये वाला सवाल। अभी आप निकाल लें रोटेशन का मॉड्यूल, और ईएलपी भी बच रही है क्या बेटा रोटेशन की? हाँ, तो रोटेशन की ईएलपी सबसे पहले निकाल लें। और कोई चोर होगा जो यहां से तो मेरी ईएलपी तो ले ही गया होगा। थोड़ी ना मिलेगी। इस भाई को भी कहा था कल ईएलपी ले आना, ये भी नहीं लेके आया, निकम्मा निठल्ला निर्लज। देख, ये नहीं है रोटेशन की ईएलपी, कोई नहीं लाया क्या बेटे? रोटेशन में कहां तक हो गया था हमारा डिस्कशन? 9 तक हो गया था, देख लो एक बार। हो गया था 9 तक। चलिए ईएलपी 10 में किसी को, तो ठीक है 9 निकाल लो। ईएलपी 9, ईएलपी 9 में क्वेश्चन 1 से 5। तीसरा क्वेश्चन 3 में यहां पर क्या कहा है, बोला है इस तरीके से, एक शुद्ध लोटनी गति करता एक चकती है, ये इसका केंद्र O है, और यहां पर कोई बिंदु P बताया है, और अपने से पूछा है कि बिंदु P का वेग कितना है। अब गौर से देखिएगा बेटा, बिंदु P के पास एक तो इस दिशा में क्या होगा, रेखीय वेग v0, शायद v0 ही दिया है बिल्कुल, और एक इसके पास इस स्पर्श रेखीय दिशा में क्या होगा, ओमेगा आर। यहां आर आर ना होकर r/2 होगा, क्योंकि ओ से पी की दूरी r/2 दे रखी है। और यहां पर कहा है कि ऊर्ध्वाधर के साथ ये कोण कितना है, 60, तो हमने कहा था ये वाला कोण भी कितना आएगा, 60। और मुझे अब इस पी की कुल नेट वेलोसिटी निकालनी है, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी √v0 स्क्वायर ओमेगा r/2 का स्क्वायर प्लस 2v0 ओमेगा r/2 cos 60। ये सॉल्व कर लेना, यानी वेक्टर का परिणामी निकालने का फॉर्मूला, जिनमें दोनों सदिश आपको पता है, एक तो v0 है, एक ओमेगा r/2 है, और दोनों के मध्य का कोण 60 डिग्री है। और चूंकि आप ओमेगा आर बराबर वी होता है ना प्योर रोलिंग में, तो ओमेगा आर को आप क्या लिख सकते हैं, वी या v0, तो ये क्या हो जाएगा v0/2, तो यहां भी v0/2, यहां भी v0/2। सॉल्व करना। क्वेश्चन 5 6 तक इसमें डाउट, ईएलपी 9 में क्वेश्चन 6 तक कोई भी ठीक ठाक सा है तो वो मैं बता देता हूं। नहीं, हाँ 6 में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां दिखा है किसी भी क्षण वलय के सबसे निचले बिंदु पर वेग तो होगा 0, और त्वरण किधर होगा, केंद्र की और अभिकेंद्रिय त्वरण v²/r।
क्वेश्चन 7 से 10, 9 में बोला है, 9 में आंसर करेक्शन है शायद से, नहीं है, नहीं है। 9 में एक देख लेते हैं, इसमें बोला है क्षैतिज तल पर गोलाकार वलय लुढ़क रही है, और वलय जो लुढ़क रही है इसकी कुल गतिज ऊर्जा, तो वलय की गतिज ऊर्जा कुल क्या होगी बेटे, हाफ एम वी सी ओ एम का स्क्वायर ब्रैकेट 1 + के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर 150। आप जानते हैं ये के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का मान वलय के लिए 1 होता है। तो इसमें पूछा है इसकी स्थानांतरित गतिज ऊर्जा कितनी होगी। स्थानांतरित गतिज ऊर्जा यानी हाफ एम वी सी ओ एम का स्क्वायर का मान अपने को बताना है। ये यहाँ 1 और 1, तो 2 को यहाँ पर भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 जूल। इसमें वलय नहीं है, आप यहाँ पर चक्ति करो, करेक्शन है इसमें, चक्ति है बेटा। तो चक्ति का कितना होता है 1/2, तो ये 1/2, तो ये 3/2, 3/2 300, 100 आ जाएगा। करेक्शन कर लेना, वो इंग्लिश में मेरे को ध्यान आ गया, ये वाले नहीं है, वहां डिस्क दी हुई है। क्वेश्चन 13 तक। 11 में अपने को बेटा कोणीय संवेग लिखना है। कोणीय संवेग किसी वस्तु का लिखना है, और वस्तु ऐसी है जो क्या कर रही है, चल भी रही है और घूम भी रही है। और चलती घूमती वस्तु के लिए, यानी जिसको अपन कहते हैं लोटनी गति, उसमें कोणीय संवेग कैसे लिखा था ये हम बात करते हैं। पहले तो हम जो चित्र दिया है वो चित्र बना लेते हैं, जिसके सापेक्ष कोणीय संवेग लिखना है वो देख लेते हैं, और वस्तु जो है उसको बना लेते हैं। वस्तु यूं उल्टी घूम रही है ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज किसी ओमेगा से, और इसका द्रव्यमान केंद्र का वेग v बराबर ओमेगा आर दिया हुआ है, और ओ के सापेक्ष बात करनी है। हमने क्या कहा था कि जब हम वस्तु का कोणीय संवेग लिखेंगे तो कोणीय संवेग एक तो लिखेंगे रोटेशन के कारण, और कोणीय संवेग एक लिखेंगे ट्रांसलेशन के कारण। रोटेट करती वस्तु कैसे है, और रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा प्लस। और रोटेशन वाला कोणीय संवेग कैसे लिखा जाता है, आई ओमेगा से। तो क्या चीज है ये बेटे, चक्ति है, चक्ति। तो चक्ति का आई, चाहूं तो मैं जानता हूं तल के लंबवत बाहर की दिशा है ना प्लस में, एंटी क्लॉकवाइज किधर होता है, तो इसे क्या लिख सकता हूं, प्लस की क्या लिख सकता हूं। चलिए अब आ जाते हैं स्थानांतरी गति के कारण। स्थानांतरी गति में हम समस्त द्रव्यमान को कहां कंसंट्रेट कराते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान केंद्र पर सारा द्रव्यमान कितना मान लिया, इसको बिंदु द्रव्यमान मान लेने पर, इसको बिंदु द्रव्यमान मान लेने पर यूं मान लो ये गोला हो गया गायब, ओमेगा हो गया गायब। और अब क्या किया जाएगा, इस रेखा को यहां बढ़ा दूं और यहां से क्या निकाल लूं, आर लंबवत, और सवाल में वो आर लंबवत कितना दिया हुआ है, 3r। और यहां इस बिंदु के सापेक्ष ये वेग घुमा कैसे रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज माइनस के कैप। और क्या लिखा जाता है, एम वी आर परपेंडिकुलर होता है ना बेटा, तो एम एम वी मतलब ओमेगा आर, और आर परपेंडिकुलर 3r। सही, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में तो एम आर स्क्वायर ओमेगा बटे 2, और माइनस में एम सॉरी 3m आर स्क्वायर ओमेगा, है ना, इंटू ठीक है। ये माइनस आ गया ना यहाँ, इसको सॉल्व कर लेना। हाँ 12वें में बोला है बैक स्पिन वाला, बेटा ये क्लास में किया हुआ था अपन ने। बैक स्पिन का मतलब होता है कि हमने वस्तु को चलाया आगे, घुमाया उल्टा। मतलब मैं चित्र समझा देता हूँ, चित्र बना लेना। इसमें कहा है आर त्रिज्या की समरूप वलय को V0/2r का बैक स्पिन दिया है, यानी ये हो गई वलय।
अगर ये शुद्ध लोटनी गति करती है तो इसका वेग अगर आगे है तो इसका ओमेगा भी आगे की तरफ होता है ना बेटा, यानी आगे चल रही है और आगे लुढ़क भी। यहां पर हमने क्या कहा, बैक स्पिन। और जितने ओमेगा से बैक स्पिन करा रहे हैं वो ओमेगा कितना है, V0/2r। सेम क्लास में किया था सर। एक आर त्रिज्या समरूप कोणीय वेग V0/2r का बैक स्पिन दिया है और केंद्र का वेग V0 के साथ खुरदरी सतह पर फेंक दिया जाता है। और शुद्ध लोटनी गति प्रारंभ होने पर वलय के केंद्र का वेग क्या होगा। शुद्ध लोटनी गति के प्रारंभ होने पर हमने V और ओमेगा इसके वेग और ये मान लिए, और जहां हम जानते हैं शुद्ध लोटनी गति प्रारंभ हो जाने के पश्चात V बराबर ओमेगा आर हो जाता है। तो हमें ये वेग बताना है। और मैंने एक बात बताई थी बेटा, अगर आपको ध्यान हो, कि जब हम वेग वगैरह या ओमेगा निकालेंगे यहां से यहां, तो हम बिंदु P के सापेक्ष क्या करेंगे, कोणीय संवेग संरक्षण लगाएंगे। कोणीय संवेग संरक्षण से हम इस वेग को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी चलो मैं बता देता हूं। P के सापेक्ष इसका सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, कुल कोणीय संवेग। कुल कोणीय संवेग में ओमेगा उल्टा है ना बेटा, अभी जैसे जिस सवाल में किया था क्या लिख देंगे, प्लस क्या है ये, वलय। वलय है तो क्या हो जाएगा, mr² इंटू V0/2r। ये जा आगे रहा है तो क्या होगा, ये क्लॉकवाइज, तो -mV0r बराबर। फिर जब अंततः ये प्योर रोलिंग करने लगा, प्योर रोलिंग करने लगा, तो ये घूमने भी कैसे लगा, क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा, -mr²। और क्या हो जाएगा ये, ओमेगा आई ओमेगा, ओमेगा बराबर V/r। क्यों मैंने आई को V/r लिख लिया, क्योंकि मुझे V निकालना है। और यहां से ये -mV। सॉल्व कर लेना, V की वैल्यू निकालनी है बस। क्वेश्चन 14 से 20 में डाउट बताओ। नहीं, चलिए। ईएलपी 10 में क्वेश्चन 1 से 5, 1 से 5, 1 से 5 नहीं, चलिए क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। साथ के साथ लिखते जाना और सुनते भी जाना, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 को। यहां तक की बात हो जाएगी ना बेटा। ये सब मैंने एक बात ये भी कही थी कि आप यहाँ क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं देखोगे, यही पैटर्न है। चकती से वलय हो सकती है, वलय से गोला हो सकता है, बाकी रहेगा काम बिल्कुल सेम। इसको रट लें, जो भी करें, संवेग संरक्षण लिखना जरूर सीख लें। मैंने क्लास में 3 सवाल कराए थे और यहाँ पे मॉड्यूल ईएलपी में आपको कम से कम 4 सवाल और मिले होंगे। 7 सवाल पर्याप्त होते हैं एक कॉन्सेप्ट पर। करना है आपको ही करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ाता हूं बात। ईएलपी 10 में क्वेश्चन 6 और 7 की शुरुआत करता हूं। ये सवाल क्या है, सवाल थोड़ी सी गंभीर है। गंभीर क्या है कि हम सिलेबस में, हमारे सिलेबस में है शुद्ध लोटनी गति, और शुद्ध लोटनी गति और उसके प्रभाव, कि जब नत्तल पर शुद्ध लोटनी गति करता है तो वेग कितना होता है, समय कितना लगता है, त्वरण कितना होता है नत्तल पर शुद्ध लोटनी गति करने वाले प्रभाव में, घर्षण बल की आवश्यकता कितनी होती है, म्यू मिनिमम कितना होता है। किसी को याद है म्यू मिनिमम का फॉर्मूला, tan θ/1 प्लस r²/k²। मैं लिखता हूं, यहां k²/r² ना आकर क्या आता है, एक और फॉर्मूला होता है जिसमें यही चीज आती है, एफएस मिनिमम, जिसमें ऊपर तो सेम ही आता है mg sin थीटा, नीचे बस यहां पर 1 प्लस r²/k²। याद रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पर। क्वेश्चन 6 में कहा एक ठोस गोला, ठोस गोला सॉलिड स्फीयर, एक खोखला गोला होलो स्फीयर और एक डिस्क। ठोस गोले का k²/r², होलो स्फीयर का और डिस्क का सबसे ज्यादा इनमें कौन, 2/5, कौन, 2/3। तो हम इसको रैंक दे देते हैं, रैंक ए, रैंक बी, रैंक सी। चलिए सवाल पर आते हैं। सवाल में क्या कहा है कि एक किसी समान नत तल से समान द्रव्यमान m व समान त्रिज्या r के
तीन अलग अलग चीजों को यहां से लुढ़काया जाता है और कहा है कि दोनों तीनों में से नीचे निम्नतम बिंदु पर पहुंचने में कौन समय ज्यादा लेगा, कौन समय कम लेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि बेटा यहां सबसे जरूरी बात इस सवाल में लिखी है कि यहां नीचे की ओर ये लुढ़क कर आ रहे हैं। हमें यहां पर तीनों में घर्षण गुणांक म्यू दिया है, पर यह कहा है कि घर्षण शुद्ध लोटनी गति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब ये नीचे की ओर आ रहा होगा, किसके कारण, एम जी साइन थीटा के कारण, तो एम जी साइन थीटा क्या करेगा, वेग बढ़ाएगा। तो इसके ओमेगा को भी बढ़ाने के लिए पीछे क्या लगना चाहिए, घर्षण। पर हमसे क्या कह दिया, घर्षण पर्याप्त। और अगर घर्षण पर्याप्त नहीं है तो v बराबर ओमेगा आर में v और ओमेगा आर बराबर, क्योंकि जिस गति से जिस जिस त्वरण से वेग बढ़ रहा है उस त्वरण से ओमेगा नहीं बढ़ पा रहा है। यानी अगर समझिएगा, कभी भी कहा जाए अपर्याप्त घर्षण, तो आप समझ लेना नत्तल पर अपर्याप्त घर्षण है तो शुद्ध लोटनी गति, पर्याप्त घर्षण अगर लिख दिया तो वो शुद्ध लोटनी गति करवा देगा सवाल, पर्याप्त घर्षण लिख देगा। तो यहां पर अपर्याप्त घर्षण लिखा है, इसलिए ये सवाल थोड़ा अलग है। तो हम यहां से क्या कहते हैं कि ये वस्तु अपर्याप्त घर्षण होगा तो वस्तु फिसलेगी कि नहीं, पर्याप्त घर्षण होता तो क्या होता, शुद्ध लोटनी गति। अभी वस्तु फिसलेगी ना बेटा, फिसलेगी तो यहां पर स्थैतिक घर्षण के बजाय क्या लगेगा, और गतिक घर्षण कितना लगता है, म्यू एम जी कॉस थीटा, लगता है ना। तीनों वस्तुओं के लिए म्यू क्या है, समान, एम क्या है, थीटा क्या है, तो गतिक घर्षण तीनों पर क्या लगेगा, समान। स्थैतिक घर्षण अगर लगता तो स्थैतिक घर्षण तीनों वस्तुओं पर समान नहीं लगता। क्यों, क्योंकि स्थैतिक घर्षण ज्यामिति पर डिपेंड करता है, गतिक घर्षण है इसीलिए वो तीनों पर समान लगेगा। अब स्थानांतरी गति के लिए बल की समीकरण लिख दो, नीचे कौन, ऊपर कौन, बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अरे हाँ भाई, अरे यही तो लिखते हैं ना, नीचे की ओर बल कौन, ऊपर कौन, बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये तीनों वस्तुओं के लिए समान है कि नहीं है, ये तीनों वस्तुओं के लिए समान है कि नहीं है, ये समान है कि नहीं है। यानी कुल मिलाकर हमें क्या मिल जाएगा कि त्वरण जब यहां पर लग रहा होगा द्रव्यमान केंद्र का, वो भी तीनों वस्तुओं के लिए समान होगा। हम जानना क्या चाहते हैं सवाल नंबर 6 में, कौन सबसे कम समय में पहुंचेगा, समझ रहे, हम समय की बात करना चाहते हैं। और आप जानते हैं यहां से यहां का तीनों वस्तुओं के लिए विस्थापन समान है, तो मैं गति की दूसरी समीकरण यूज कर रहा हूं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस तीनों में सेम, यू तीनों में जीरो, ए तीनों में सेम, तो टी समय जो भी लगेगा वो भी समान ही लगेगा। यानी तीनों वस्तुएं अगर लुढ़क रही होती, प्योर रोल कर रही होती, तो अलग अलग समय पर पहुंचती कि नहीं, अरे हाँ ना। पर चूंकि ये तीनों वस्तुएं क्या हो रही है, फिसल रही है, स्लिप कर रही है, स्किड कर रही है, इसलिए तीनों साथ में पहुंचे। फिर सवाल नंबर 7 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 7 कहता है कि कौन सी वस्तु के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, न्यूनतम, मिनिमम। अब काइनेटिक एनर्जी के दो हिस्से होते हैं बेटा, एक तो होता है काइनेटिक एनर्जी स्थानांतरी और एक होता है काइनेटिक एनर्जी घूर्णन। और जब हम स्थानांतरी काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं फॉर्मूला, हाफ एम बी सी ओ एम का स्क्वायर। अब आप जानते हैं द्रव्यमान तीनों का क्या है, अब v, v बराबर u प्लस ए टी, u सबका, a सबका सेम, t सबका तो v भी सबका, यानी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी भी सबकी सेम। अब काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की बात करूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल को मैं दो फॉर्मूले से जानता हूं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से या एल स्क्वायर बटे 2 आई। जब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से तुलना करने जाऊंगा तो आई सबका क्या है, अलग अलग है, आई सबका और ओमेगा भी सबका अलग अलग होगा, क्योंकि मुझे निकालना ही नहीं आता फिलहाल तो ओमेगा। क्यों, क्योंकि ये शुद्ध लोटनी गति नहीं है।
इसीलिए मैं इस फॉर्मूले को यूज ना करके इसे यूज करूंगा। अब गौर से सुनना बेटा, जब वो वस्तु लुढ़क कर आ रही है तो उस वस्तु के लुढ़क कर आने में जो भी घूर्णन में प्रभाव होगा, जो घूर्णन का टॉर्क होगा, वो किसका होगा? गतिक घर्षण का, द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष। और आप सब ये जानते हैं डेल्टा पी बराबर एफ डेल्टा टी होता है, जानते कि नहीं जानते? तो क्या ये भी जानते हैं डेल्टा एल बराबर टॉर्क डेल्टा टी? यहां इस वस्तु पर टॉर्क किसका लग रहा है? यहां से ये दूरी कितनी है सबकी? तो यहां पर टॉर्क बराबर एफ के इंटू आर इंटू डेल्टा टी, और एल फाइनल माइनस एल इनिशियल सबका, क्योंकि सब विराम से चलना शुरू किया। एफ के सब पर, आर सबका, ऊपर से नीचे आने में समय सबका, तो यानी सबकी अंतिम कोणीय संवेग भी सेम होगा। तो जिसका आई ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा कम, है ना? आई किसका ज्यादा, तो गतिज ऊर्जा इसकी सबसे कम होगी। हाँ, एल इनिशियल, एल फाइनल कांस्टेंट सेम। क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन 10, 10। क्वेश्चन 10 में क्या कहा है कि एक इस प्रकार का गोला है और ये किसी वेग v और कोणीय वेग ओमेगा से जा रहा है, और शुद्ध लोटनी गति है v बराबर ओमेगा आर है, और इसने कहा है कि v क्या है? कांस्टेंट। सवाल में ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लो। अब आप जानते हैं अगर v कांस्टेंट है, कोई बाह्य बल नहीं है, और शुद्ध लोटनी गति अगर बनी रहनी है, तो v बराबर ओमेगा आर बना रहना चाहिए। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? अब आप जानते हैं अगर यहां पर नीचे घर्षण इधर या इधर कहीं भी लगा, तो घर्षण लगने के कारण ओमेगा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि घर्षण होगा तो घर्षण का बलागुण होगा, और बलागुण है तो ओमेगा जरूर बदलेगा। जबकि हम क्या चाहते हैं कि वी क्या रहे, उसके लिए ओमेगा को भी क्या रखना है, और इसके लिए हमें लगने वाले घर्षण बल का मान कितना चाहिए? यानी यहां इसके और इसके बीच में कोई घर्षण बल नहीं होना चाहिए, चाहे इसके और इसके बीच की सतह खुरदरी हो, पर फिर भी घर्षण बल हमें कितना चाहिए? अब इस पर घर्षण बल 0 चाहिए ऊपर से, नीचे से चिकनी सतह है, यानी कुल मिलाकर इस प्लैंक पर कोई बल नहीं है, और यही ये पूछना चाहता है। क्वेश्चन 14 तक। 12, क्वेश्चन 12 में क्या कहा है कि इस प्रकार का एक नत तल बनाया है, एक जो रफ है और एक जो चिकना है। रफ तल पर क्या होता है बेटा? पर्याप्त घर्षण मौजूद होने में शुद्ध लोटनी गति होती है। हमने पिछले सवाल में कहा ना कि अगर घर्षण पर्याप्त है तो शुद्ध लोटनी गति करवाना उस नत तल का काम बन जाता है। वो नत तल शुद्ध लोटनी गति जरूर करवाएगा, और नत्तल अगर शुद्ध लोटनी गति कराएगा तो हरदम v और ओमेगा आर क्या रहेगा? बराबर। v घटेगा तो घर्षण ओमेगा को भी घटा देगा, v बढ़ेगा तो घर्षण ओमेगा को भी बढ़ा देगा। तो जब यहां पर रफ सरफेस दी है, पर्याप्त घर्षण दिया है, तो शुद्ध लोटनी गति करते करते जब ये वस्तु ऊपर जाएगी, और जब यहां वेग क्या हो जाएगा? शून्य, तो यहां ओमेगा भी क्या हो जाएगा? तो बताइए इसके पास जो गतिज ऊर्जा थी, कौन कौन सी गतिज ऊर्जा थी इसके पास? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
ये और ये दोनों ऊर्जाएं किस में बदल गई? स्थितिज ऊर्जा में, यानी mgh1। समझ में आई बात? शुद्ध लोटनी गति के लिए नत तल पर आवश्यक शर्त क्या होती है? ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही स्टेटमेंट कहते कि घर्षण होना, वो भी पर्याप्त घर्षण होना चाहिए। और घर्षण का काम होगा कि जब भी v या ओमेगा कम ज्यादा होने लगे, घर्षण उनको क्या कर देगा? बराबर। एक बड़ी प्यारी सी सवाल हमने किए थे, हमने कहा था कि किसी चीज को ओमेगा से घुमाकर सतह पे रख दिया, तो हमने कहा शुरुआत में उसके पास ओमेगा है ज्यादा, वेग है 0, तो हमने क्या कहा था? घर्षण वहां ओमेगा को और वेग को, मतलब घर्षण इतनी प्यारी चीज है कि अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। और वो ओमेगा को घटाकर वी को बढ़ाकर एक समय पर क्या कर देगा? वी बराबर ओमेगा आर, यानी शुद्ध लोटनी गति स्थापित कर देगा। ठीक है, बिल्कुल यही काम यहां पर करता है कि अगर घर्षण मौजूद है, पर्याप्त घर्षण मौजूद है, शुद्ध लोटनी गति को वो कभी बिगड़ने नहीं देगा, बनाए रखेगा। समझ गए? तो यहां पर स्थानांतरी और घूर्णन दोनों गतिज ऊर्जाएं टॉप पर जाके क्या हो गई? तो ऊर्जा स्थानांतरण किसमें हो गया? गतिज ऊर्जा किसमें बदल गई? ऊर्जा का नुकसान क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि पर्याप्त घर्षण होने की अवस्था में घर्षण बल कौन सा लगता है? स्थैतिक। और स्थैतिक घर्षण का कार्य हमेशा क्या होता है? 0। अब दूसरी बात, चिकना तल। चिकने तल पर कौन नहीं है? घर्षण। यहां पर इसके पास एक वी है और एक ओमेगा है। घर्षण नहीं होने से क्या होगा? घर्षण नहीं होने से क्या होगा? ओमेगा परिवर्तित नहीं हो सकता। आई बात समझ में? हाँ ना। यानी यहां जो ओमेगा है, यहां टॉप पर भी ओमेगा, यानी वस्तु यहां घूम रही है और चल भी रही है। अब ऊपर जाएगी तो चलना थोड़ा धीमा हो जाएगा, पर घूमना अभी भी उसी वेग से रहेगा। ऊपर ही ऊपर जाकर वेग 0 हो जाएगा, पर घूम अभी भी रही होगी। यानी कौन सी ऊर्जा खत्म हुई है? स्थानांतरी गतिज ऊर्जा खत्म हुई है। घूर्णन गतिज ऊर्जा अभी भी उसी वस्तु के पास है। और ये स्थानांतरी गतिज ऊर्जा से ये चीज कितनी ऊंचाई पर पहुंच गई? अब बताओ कौन ज्यादा है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो H1 और H2 में से कौन ज्यादा होगा? H1। ये बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन 14, 13, 14, 15 में डाउट नहीं? फ्लूइड वाली निकालना, ELP 3। ELP 3 में क्वेश्चन 1 से 5, इसमें आपने 4 पे भी टिक नहीं लगा रखा, 4 नहीं हुआ। 4 में क्या बोला है? 2 kg द्रव्यमान और घनत्व के लकड़ी के ब्लॉक को एक रस्सी से निलंबित किया गया है और ब्लॉक पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। सिंपल सी बात है बेटा, बहुत आसान सी बात कि ये लिक्विड अपन ने लिया, ये ब्लॉक लिया, और यहां पर इसे रस्सी से इस प्रकार से लटका दिया, तो रस्सी क्या लगाएगी? तनाव। ऊपर क्या लगेगा? उत्प्लावन बल। नीचे क्या लगेगा? और ऊपर लग रहे बल बराबर नीचे लग रहे बल होने चाहिए। और हमें ज्ञात क्या करना है? रस्सी में तनाव। तो हम लिख देंगे T + Fb।
एफ बी क्या हो जाएगा, पानी है क्या है यहाँ पे, पानी, तो रॉ डब्ल्यू वी जी बराबर एम जी, एम जी को क्या लिख देंगे, रॉ ऑब्जेक्ट वी जी, यही होगा ना बेटा, भाई एम जी लिखना है, नीचे एम, एम किसका, ब्लॉक का, तो ब्लॉक का एम कितना होगा, ब्लॉक का घनत्व, ब्लॉक का आयतन गुणा जी, और मुझे निकालना क्या है टी, तो ये क्या हो जाएगा, रॉ नॉट रॉ डब्ल्यू इंटू वी जी, रॉ नॉट 1000, नहीं 1000 नहीं 5000, 5000 माइनस 1000, तो कितना हो जाएगा 4000 गुणा, वी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बटे घनत्व, तो ये आ जाएगा 0.4 गुणा 10 पावर माइनस 3, 0.4 गुणा 10 पावर माइनस 3 गुणा जी, ये 10 पावर 3 से 10 पावर माइनस 3 काट दो, ये 10 4 16 आ जाएगा, 16। क्वेश्चन 5, इसमें बोला है आयतन 250 सेंटीमीटर क्यूब के दो गोले, जिनमें से प्रत्येक का सापेक्षिक घनत्व अपने को 0.8 और 1.2 दिया हुआ है, रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो तरल में डुबोया है और रस्सी में तनाव ज्ञात करना। मुझे एक बात बताइए, नीचे वाले और ऊपर वाले में से किसका घनत्व ज्यादा किसका कम होगा, सही बात है, ये तरल भी तो नहीं दे रखा यार, चलो कोई ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई संकट नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इस पर ऊपर क्या लग रहा होगा, और 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 कोई नहीं, इस पर ऊपर क्या लग रहा होगा, और और मैं इसको M1G बोल देता हूं, इसको M2G बोल देता हूं, तनाव दोनों पर समान होगा कि नहीं, एक ही रस्सी से जुड़े हैं, उत्प्लावन बल दोनों पर समान होगा कि नहीं, अरे होगा, दोनों की आयतन बिल्कुल समान है, अबे गधेड़ों, इस 1.2 1.8 से उत्प्लावन बल को फर्क नहीं पड़ता, उत्प्लावन बल को फर्क पड़ता है किस द्रव में डूबे हैं, तो यहां पर द्रव रो एल है, इसका आयतन अगर वी है, इसका भी आयतन वी है इंटू जी, इस पर भी रो एल वी इंटू, सेम हुआ कि नहीं हुआ, अब इस पर बल की समीकरण लिख डालूंगा, क्या लिखूंगा, ऊपर लग रहा बल बराबर नीचे लग रहा बल, और मुझे ज्ञात क्या करना है, पहले तो ये पता कर लेता हूं तनाव टी ज्ञात करना है, तो मैं लिख लेता हूं एफ बी बराबर टी प्लस एम टू जी, और यहां लिख लेता हूं एफ बी बराबर m1g माइनस टी, ओके, घटा दूंगा, माइनस माइनस प्लस, एफ बी से एफ डी क्या यार, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया 2t बराबर m1g माइनस m2g, अब m1 और m2 कैसे निकालेंगे बेटा, क्या आयतन दिया हुआ है, क्या अपेक्षित घनत्व दिया हुआ है, आयतन और अपेक्षित घनत्व से m1 m2 आ जाएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2t बराबर m1 m1 m1g, तो m1 लिखा जाएगा 250 सेंटीमीटर क्यूब है, तो क्या बेटा, ना ना, अरे देख ढंग से देख इसको, यही आएगा, ये माइनस है ना, इसको उधर ले गया ना, तो प्लस हो गया, और यहां पर ये क्या हो गया बेटा, 250 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो क्या हो गया उसका आयतन गुणा घनत्व, क्या हो जाएगा m1 यानी नीचे वाले का 1.2 इंटू 10 पावर 3, है ना, और दूसरे का क्या हो जाएगा
250 गुणा 10 की घात -6 इंटू 0.8 इंटू 10 की घात 3 इंटू जी। तो जी फिलहाल यहां लिख देता हूं नीचे में, इसको सॉल्व कर लेना, टी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ सेम ऐसा ही है। 8 में भी कोई बहुत बड़ी बात यहां पर है नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है। 8 इससे भी आसान है, ध्यान से देखना। 8 में क्या कहा है, दो ब्लॉक है बेटे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें कहा है 10 केजी का ब्लॉक जो समान आकार का नगण्य दूसरे खोखले ब्लॉक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, पानी में तैर रहा है। यहां पर 10 किलो का जो ब्लॉक है वो ये वाला है, और जो खोखला ब्लॉक है ये है। खोखला ब्लॉक नगण्य द्रव्यमान का 0, और हमें क्या ज्ञात करना है, स्प्रिंग में संपीड़न। अब ध्यान से देखना बेटा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस फ्री बॉडी डायग्राम में अब ये हल्का ब्लॉक जो है, खोखला यानी बिना कोई मास ही नहीं है, इस पर उत्प्लावन बल किधर लग रहा होगा, नीचे mg। उत्प्लावन बल किधर लग रहा होगा, तो स्प्रिंग पिचकेगी कि सिकुड़ेगी, दोनों एक ही होते हैं। तो यहां पर अपने को स्प्रिंग अगर सिकुड़ती नजर आएगी तो स्प्रिंग का बल किधर लगेगा, नीचे। अरे हाँ बेटा, इस पर स्प्रिंग का बल ऊपर, उत्प्लावन बल भी, और नीचे 100 न्यूटन। इस पर स्प्रिंग का बल, उत्प्लावन बल mg 0, तो स्प्रिंग का बल बराबर उत्प्लावन बल। अरे होगा कि नहीं। और यहां से स्प्रिंग का और उत्प्लावन बल दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 स्प्रिंग का बल बराबर 100, और स्प्रिंग का बल बराबर, और स्प्रिंग के बल को क्या लिखा जा सकता है, के एक्स बराबर 50, और यहां पर के कितना दिया हुआ है, 500। तो एक्स बराबर 50/500 यानी 1/10 मीटर। हाँ के ना, आसान, इससे भी आसान। चलिए क्वेश्चन 11 तक और कोई है डाउट, अगली क्लास में कर लेते हैं। होमवर्क फिलहाल तो ज्यादा आगे है नहीं, ईएलपी 4 में देख लेना, शुरू के 2-3 सवाल आप कर सकते हैं, 2-3 सवाल ईएलपी 4 के ट्राई कर लेना। अगली क्लास में अपन डिस्कशन में क्या रखेंगे भाई, रोटेशन का मॉड्यूल बाकी है क्या अभी, रोटेशन का मॉड्यूल रखेंगे अगली क्लास में। मॉड्यूल लेके आना भाई अगली क्लास में। हाँ